I will get pregnant, but I don't know when. This must be the thought of every infertile woman, as there is a very famous quote, every miracle take a little bit of time. So ladies, don't worry, buckle up. Welcome to Planet Ayurveda channel. आज हम आपके आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स गर्भ अवस्था और आयुर्वेदा को लेके एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको वो सारी नॉलेज मिलेगी उन कपल्स के लिए स्पेशल जो कि इनफर्टिलिटी के इशू से परेशान हैं या वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. सो शुरू करें डॉक्टर साहब जी. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनफर्टिलिटी होती क्या है, आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से या मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से. आयुर्वेद और मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनफर्टिलिटी है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आयुर्वेद में भी यही बताया गया है कि जब एक कपल 1 साल तक साथ रहने के बाद भी कंसीव करने में असमर्थ होता है तो उसको हम इनफर्टिलिटी के अंदर काउंट करते हैं. ओके डॉक्टर साहब, तो ऐसे कौन से कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से जो कपल्स हैं ये जो इनफर्टिलिटी का इशू है ये फेस करते हैं? ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं. मॉडर्न में कुछ डिफरेंट है लेकिन आयुर्वेद में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो कॉजेज बताए गए हैं. तो मॉडर्न में जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न कॉजेज की. तो सबसे पहले जो मॉडर्न कॉजेज है उसमें बताया गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वही हमारी ओव्यूलेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं. तो जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा एंड इनफर्टिलिटी की ओर पेशेंट जाएगा, कंसीव करने में डिफिकल्टी होगी. जो सेकंड कॉज है वो है कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है पेशेंट को. मान लो कोई यूट्राइन जो स्ट्रक्चर है वही प्रॉपरली फॉर्म नहीं है एंड पेशेंट को बाय बर्थ ही कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है. एंड जो थर्ड चीज है उसमें है पीसीओडी. आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि एवरी थर्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. या सो इसीलिए पीसीओडी भी जो है वो एक बहुत मेन कॉज जो है वो बन चुका है. एंड उसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है एंड उसकी वजह से जब अगर कोई कंसीव कर भी लेता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता, क्योंकि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं है एंड उसकी डिसफॉर्मेशन की वजह से इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है एंड जिससे लेटर ऑन पेशेंट को मिस्ड अबॉर्शन ये सब दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं. एंड उसके बाद हम आते हैं आयुर्वेदिक कॉजेज की तरफ. तो आयुर्वेद में बताया गया, आयुर्वेदिक एक ऐसी साइंस है जिसमें कि बताया गया है कि हमें पहले तो उस इंसान की रक्षा करनी है जो ऑलरेडी हेल्दी है. अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट. आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था. पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को और आज ये आलू की टिक्की. खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ. फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी. पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक बस आधा चम्मच सुबह शाम. ये तो कड़वा है. तो क्या हुआ? यही देगा लीवर की समस्या से जीवन भर का आराम. ओके ओके ओके. आज तिवारी की यहाँ पार्टी है, बुला रहा है. आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए. कॉल. एंड सेकेंडली बताया गया है कि अगर कोई डिसीज्ड है तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है. तो सबसे पहला कॉज जो है वो यही है कि फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल. जो लोग जैसे जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जो पित्त प्रिडोमिनेटेड, बेसिकली पित्त एंड कफ प्रिडोमिनेटेड आहार लेते हैं, क्योंकि जो पित्त है वो हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है एंड जो कफ है जैसे कि सिस्ट वगैरह जिनको ओवेरियन सिस्ट हो जाते हैं, है ना, तो वो कफ प्रिडोमिनेटेड कंडीशन, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गई, तो वैसी कंडीशन को रेगुलेट करता है. तो जो लोग ऐसे डाइट लेते हैं उस डाइट में आ गया जैसे कि जो लोग ज्यादा जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जो ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, है ना, और बेवरेजेस जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं उसका ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये दिक्कत ज्यादा होती है. तो जैसे आजकल सबका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस गोइंग है, सारा दिन बैठने का काम है और मोस्टली हो ही जाता है जंक फूड, तो कह सकते हैं कि इसी वजह से आजकल ये जो दिक्कत है ज्यादा बढ़ रही है. बिल्कुल. तो इसी वजह से जो मोस्टली लेडीज हैं या गर्ल्स हैं, है ना, उनको ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है. उसके बाद जो सेकेंड कॉज है वो होता है कि आर्तव वह स्रोतस की दुष्टि हो जाना. मतलब कि जो आर्तव वह स्रोतस है वो
उसका जो काम बेसिकली है यूट्रस को प्रॉपरली नरिशमेंट देना, है ना, ओवम का सिक्रीशन करना, तो वो प्रॉपरली जब नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे जो है वो पेशेंट को या कोई भी फीमेल है उसको ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है आयुर्वेद में बताए गए हैं कि 30 तरह के जो हैं वो योनि व्यापद होते हैं। योनि व्यापद का मतलब है कि कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी की वजह से, है ना, बहुत सारे रीजन, जिसके यूट्रस का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं है या कोई भी दिक्कत जो योनि से हम लेते हैं बेसिकली अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उस वजह से जो है उसमें कोई डिस्टॉर्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। और भी जैसे कि बताया गया है आयुर्वेद में एक और रीजन कि वे अधारणीय वेगों को धारण करना, मींस कि नेचुरल अर्जेस जो हैं उनको रोकना, उस वो भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो इनफर्टिलिटी का हो सकता है, जिससे क्या है ऑब्स्ट्रक्शन होती है एंड वात दोष का प्रीडोमिनेंस हो जाता है। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसे हमने ये बात की है कि क्या कॉजेज होते हैं, तो हम इस चीज़ की तरफ भी आना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदा में हर्ब्स हैं या कैसी जो चीज़ें हम जो अपना सके ताकि कंसेप्शन में हेल्पफुल हो सके वो चीज़ें, आप वो हमें बता सकते हैं? इस चीज को बेसिकली हम लेते हैं प्री कंसेप्शनल केयर से, है ना। Okay. तो जब कोई लेडी या फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है, पहले तो हम उसका कॉज फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द कॉज, है ना। जब वो कॉज पता चल जाएगा उसके बाद हम उसका उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मेनली जो सभी लोगों में ट्रीटमेंट होता है, जैसे मेनली हम 2 तरह से करते हैं, दैट इज फर्स्ट विद पंचकर्मा, मींस की जो पंचकर्मा होता है कि थेरेपेटिक प्रोसीजर्स हैं बेसिकली कुछ बताए गए तो उसके अकॉर्डिंग, एंड द सेकंड इज फ्रॉम शमन चिकित्सा। शमन इज की हर्ब्स के थ्रू हम कुछ ऐसी हर्ब्स देंगे जो भी वही एक्शन करेंगे, है ना। तो पंचकर्मा में बेसिकली हम शिरोधारा करवा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद शिरोधारा करवाने का रीजन एक ये भी है कि जो हमारा हार्मोन्स हैं वो सारे रेगुलेट होते हैं पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हेल्दी होगा वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोनल बैलेंस है उसको प्रॉपर्ली बना के रखता है। जो पिट्यूटरी है वो प्रॉपर्ली हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा एंड देन जो फिर जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, है ना, ये सारे हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो उससे ही बॉडी का जो आगे जो हमारा बॉडी के सिस्टम है, एसोसिएटेड सिस्टम्स हैं, उसका रेगुलेशन होगा। तो इस वजह से जो है वो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस को हम शिरोधारा से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। एंड उसके बाद है रक्त मोक्षण। जैसे कुछ पित्त प्रिडोमिनेटेड कंडीशंस होती हैं, जब हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं जिनमें पित्त प्रिडोमिनेटेड कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हम विरेचन करवाते हैं, है ना। तो पित्त की जो मेन चिकित्सा है वो विरेचन है, लेकिन मृदु विरेचन देंगे, ठीक है, पेशेंट को पहले, एंड फिर पेशेंट की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट का और उसके साथ एसोसिएटेड कौन सा दोष प्रिडोमिनेटेड है, उसके बेसिस पे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड उसके अलावा कुछ शमन चिकित्सा है। शमन में भी जैसे जो पित्त एलिवेटेड कंडीशंस हैं उसमें हम कफ के साथ अगर रिलेशन है तो हम उनको पित्त शामक चिकित्सा, जैसे कि उसमें हर्ब्स आ जाती है, यष्टि मधु हो गई, कामदुधा रस हो गया, है ना, परिपाठा हो गया, तो ये एक बहुत अच्छी है, गुड़ूची हो गई, रोज हो गया। तो ऐसी जैसी हर्ब्स को यूज करके, इसकी फॉर्मुलेशंस यूज करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो उससे जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं एंड पेशेंट जो है वो कंसीव करने में भी एबल होता है जल्दी से। ओके डॉक्टर साहब, तो आफ्टर कंसेप्शन जैसे कंसीव हो गया है तब हम कैसा लाइफस्टाइल या कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं, आप इसके बारे में बताएंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी होगी हमारे दर्शकों के लिए। तो जो लाइफस्टाइल, मान लो अगर कोई पेशेंट कंसीव कर जाता है एंड उसके बाद जो हमारा लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। बेसिकली ज़्यादा ट्रैवलिंग, अब कंसीव हो गया है तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक वी हैव टू बी केयरफुल। तो उसमें हमें हमारी जो डाइट है एक तो वो अच्छी होनी चाहिए, है ना, जिसमें कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं कि आपको नहीं लेनी है, जैसे ज़्यादा गर्म चीज़ें हमें नहीं लेनी है ना, तो वो चीज़ें हमने पेशेंट को नहीं देनी है। ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग से जो है वो इम्प्लांटेशन में भी इशू आ सकता है या अबॉर्शन होने के चांसेस, रिस्क जो है वो बढ़ सकते हैं, मतलब सिचुएशन स्टेबल नहीं रहेगी। एंड वात को बैलेंस करना है, बिकॉज जो हमारा वात दोष है वो बेसिकली जो है वो उससे रिलेटेड है, मीन्स की जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसको बैलेंस करके रखना है। तो ऐसा जैसा लाइफस्टाइल हमें जो है, और फॉल्टी डाइट नहीं लेनी, क्योंकि न्यूट्रिशन अभी 2 बेबी को भी जाएगा एंड मदर को भी जाएगा। सो जो डाइट है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप सोक्ड आमंड्स वगैरह ले सकते हो, वो भी अच्छे हैं।
जैसे स्ट्रेस, मतलब जैसे आपने बताया कि वात है जो वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मतलब स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कारण बन बिल्कुल, सकता है। स्ट्रेस भी सबसे बड़ा रीजन जो आजकल इनफर्टिलिटी में है वो स्ट्रेस ही है। हमारा जो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का कि वो इस चीज को इतना ज्यादा, कोई भी चीज होती है वो बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो स्ट्रेस को भी कम रखना है, ताकि क्योंकि जब स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी समहाउ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए, जिससे ओव्यूलेशन हैम्पर हो जाएगी। आप खुद देखोगे कि जिस टाइम पे हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है, हमारा डाइट और लाइफस्टाइल जैसे जंक फूड हम लेते हैं ज्यादा, है ना, तो उस टाइम पे जो हमारे साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन उसमें हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी कंसीव भी कर लिया है, बेबी रिटेन भी हो गया है, उसके बाद क्या होता है, कई बार आफ्टर कुछ 3-4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कुछ कईयों को कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? या फिर जैसे अभी प्रेगनेंसी में कोई इतनी जल्दी मॉडर्न की तरफ नहीं जाना चाहता, तो हम ऐसे कुछ आयुर्वेदा में उनको ट्रीटमेंट या कुछ हर्ब्स बता सकते हैं जिससे कि वो उस चीज़ में हेल्प हो सकती है? जी, तो जब प्रेगनेंसी हो गई, रिटेन भी हो गया, तो उसके बाद मोस्टली हर एक लेडी को कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, लेकिन हाँ कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा जो है वो दिक्कत होती है, जैसे कि हाइपर एमेसिस हो गया, वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही हैं, कुछ फीमेल्स को वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए वो सिंपली जो है वो अदरक हो गया, है ना, उसको शक्कर में मिक्स करके जो है वो ले सकते हैं। मतलब छोटी छोटी होम रेमेडीज करके हम इस चीज़ को घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, कुछ पेशेंट्स होते हैं या कुछ पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं कि जैसे जिनको एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नहीं बन रहा, कईयों को जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि उनको एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए भी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है। जैसे कि अगर किसी को एमनियोटिक फ्लूइड कम बन रहा है तो उसमें एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जिसमें कि खसखस, नारियल का पानी और दूध मिक्स करके हम पेशेंट को देंगे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो उससे उसका एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, जिनमें एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा बन रहा है तो उनके लिए भी जैसे पुनर्नवा घन है, पुनर्नवा आसव है, ऐसी जैसी चीजें हम पेशेंट को देंगे तो उससे उनका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा एंड नॉर्मल रेंज के अंदर फॉल करेगा। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई, प्री एक्लेम्शिया हो गया, तो ऐसी जैसी कंडीशंस के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी जैसे आफ्टर डिलीवरी कुछ फीमेल्स को जैसे दिक्कत आती है कि बॉडी वीक हो जाती है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जरूरी नहीं है ये सजेरियन के बाद हो, कईयों को नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी होती हैं। वो मतलब वो जो प्रॉपर रिकवरी पीरियड है उसमें वो प्रॉपरली रिकवर हो नहीं पाता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो पोस्ट डिलीवरी केयर है उसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि बेसिकली जो वात है वो बढ़ जाता है, वात का प्रिडोमिनेंस हो जाता है, वात दोष जो है वो अपने नॉर्मल रेंज से जो है वो बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को इतने पेन्स, इतने कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं कि पेशेंट की जो यूट्रस है या नॉर्मल जो यूट्रस है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है बेसिकली। तो उसमें हम जो है वो दशमूल का काढ़ा दे, क्योंकि दशमूल जो है वो बेस्ट वातनाशक बोला गया है, जिसमें बृहत और लघु पंचमूल के 5-5 इंग्रेडिएंट्स हैं। टोटली 10 जो हर्ब्स है उनकी मूल यूज करके उसको लिया गया है, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उसमें। और वातनाशक लड्डू जो हैं वो बनाए जाते हैं जिसको हम पंजीरी भी बोलते हैं, और उसमें बहुत सारी जो वातनाशक घी हो गया, मेवा हो गया, है ना, तो नारियल हो गया, ये सब चीजें डाल के वातनाशक लड्डू भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं फीमेल्स में पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए। तो ये तो बात थी कि कैसे हम जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं या होम रेमेडीज के साथ हम अपनी गर्भ अवस्था में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उनको ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे आप पहले बता रहे थे कि आयुर्वेदा में डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा महत्व है, तो इनफर्टिलिटी जो दिक्कत आ रही है उसको हम दूर करने के लिए ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल या ऐसा कौन सी डाइट है जो हम फॉलो कर सकते हैं? आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी बता पाए तो। जी, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं ये सब तो केयर हो गई, लेकिन उसके बाद जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जो हम डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम डाइटरी चेंजेस के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले जो है वो पंपकिन सीड्स हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली पंपकिन सीड्स जो है उसमें जिंक होता है एंड वो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट माना गया है। सो जो भी पेशेंट्स जैसे मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, तो उनमें जो है वो पंपकिन सीड्स डेली इनटेक कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हमें अवॉइड ट्रांस फैट्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं, फैट रिच डाइट नहीं लेनी, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी वो कहीं ना कहीं कफ और पित्त प्रेडोमिनेंस से होती है। तो अगर हम फैट इनटेक ज़्यादा करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा एंड बॉडी में जो कफ दोष है उसकी प्रेडोमिनेंस यहाँ वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड लाइफस्टाइल चेंजेस में हम बात करें तो उसमें मेडिटेशन हो गई, ठीक है, मेडिटेशन करना, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो हमें स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को हटाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा जो है वो उपाय है। एंड द सेकेंड थिंग इज जो हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं वो है योगा प्रैक्टिसेस। उसमें बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि सेतुबंद आसन हो गया, मल आसन हो गया, हस्त पाद अंगुष्ठ आसन हो गया। तो ऐसे जैसे आसन हम अपनी डेली रूटीन में मॉर्निंग में कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि पीसीओडी में जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। एंड उस जो पीसीओडी की लेडीज़ हैं अगर वो ये लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगी एंड अगर वो ऐसी योगा प्रैक्टिसेस करती हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने अभी लाइफस्टाइल भी बता दिया, डाइट भी बता दिया, तो मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी हेल्पफुल जो इंफॉर्मेशन दी है, आप ये सब चीज़ों को फॉलो करके जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब हमारा एक राउंड आ रहा है FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे हम बहुत ही जनरली सुनते हैं कि फीमेल है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, ये कितनी सच बात है, ये कितना सही है, ये आप हमें बताइए इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इनफर्टिलिटी के लिए। इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, दोनों भी हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इसलिए जो है वो सबका यही होता है कि जो फीमेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनफर्टिलिटी के लिए, बट ऐसा नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है एंड वो दोनों भी उसका रीजन हो सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, क्या एज है वो एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए? जी, एज 31 ईयर्स के बाद ये मेंशन्ड है बुक्स में भी कि 31 ईयर्स के बाद जो प्रेगनेंसी है या जो कंसीव करना है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 30 ईयर्स की एज के बाद जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होना नेचुरल है एंड उस टाइम पे अगर कोई कंसीव या 35 आजकल तो 35 के बाद अगर हम कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो एक फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि 30s के बाद जो फीमेल का कैल्शियम बोन डेंसिटी है वो लो होना शुरू हो जाती है, बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है ना, बॉडी में बहुत सारे डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है एंड एज जो है वो मैटर करती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हम आज के कपल्स हैं वो बर्थ कंट्रोल्स हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, क्या वो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का? नहीं, बर्थ कंट्रोल जो पिल्स हैं वो आपकी फर्टिलिटी के रेट को, प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, बट दे कांट कॉज इनफर्टिलिटी। जब आप वो बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेते हो उस टाइम पे जो है वो आपकी जो फर्टिलिटी प्रोसेस है, ओव्यूलेशन है, साइकिल्स हैं, वो प्रॉपरली नॉर्मल चलते हैं एंड यू कैन कंसीव इजीली। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो यंग मेन एंड वुमेन है, मतलब 20s की एज, 25, 26 की एज में, क्या वो भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन कि यही बोला जाता है कि जो लेट एज होगी, 30s की एज में होगी, उन्हीं को ये दिक्कत हो सकती है। क्या यंग मेन एंड वुमेन भी इस चीज़ का शिकार बन सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये ओल्ड एज पीपल को ही होगी, 40s के बाद ही होगी, 30s के बाद ही होगी, इट कैन बी एट यंग एज। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट को डिसीज के, अगर कोई फीमेल है जिसको 14 ईयर से ही पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उस लेडी को अपनी आफ्टर मैरिड लाइफ जो है वो इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़े, बिकॉज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी सिंस सो मेनी ईयर्स, तो उनमें ज़्यादा प्रेवलेंस होता है। तो वो पेशेंट जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कैसी कंडीशन है, कैसा बॉडी है,
कि उसको इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है, एंड वो किसी भी एज में हो सकता है। ओके, सो हमारा लास्ट FAQ है, जैसे कि हमें पता है कि IVF जो है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, तो जितने भी इनफर्टिलिटी से परेशान जो कपल्स हैं वो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली ये बोला जाता है कि अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या चीज़, हम इसको कैसे लेंगे? क्या आप बता सकते हो कि नहीं आयुर्वेदा में इसमें कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं? हमने जो अभी डिस्कस किया है उसमें यही बताया है कि कंसेप्शन के लिए हमें क्या क्या होम रेमेडीज करनी है, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें रिसर्च हो चुकी है उन पे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ड है। डॉक्टर्स ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि जो पेशेंट हैं उनमें इन चीज़ों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जो लोग IVF नहीं करवाना चाहते हैं, जो लोग IVF के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे शुड ऑप्ट आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है अनटिल और अनलेस कि पेशेंट की जो डिसीज़ है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, तो वो लोग जो है वो आयुर्वेद की तरफ आ सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने Thank you. बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और उनको एक होप मिली है कि नहीं, अगर आपके पास ये सब चीज़ें से परेशान हैं, ट्रीटमेंट IVF नहीं ले सकते हो, तो आयुर्वेदा के पास इसका ट्रीटमेंट है। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर सकते हो और आप इस चीज़ से जो परेशान हो वो आपकी चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था, पिज्जा। तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लानेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके 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 ओके। आज तिवारी के यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल